Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10, colonialism and the countryside exploit. तो इस चैप्टर में हम क्या है टॉपिक नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, बंगाल एंड जमींदार, जिसमें से हम फर्स्ट 3 पार्ट्स को क्या है कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। जो लास्ट वीडियोस थी उसके अंदर क्या है इन फर्स्ट 3 के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्या है हम लास्ट 3 पार्ट्स के अंदर करेंगे कि सबसे पहले क्या है जोतेदार है वो राइज कैसे हुए, उसके बाद जमींदार जो है उन्होंने अपने आप को रेसिस्ट कैसे करवाया यानी बचाया कैसे, और जो इंपॉर्टेंट है उसके अंदर 5th रिपोर्ट है हम उसके बारे में करेंगे। तो सबसे पहले द राइज ऑफ जोतेदार। आपको पता है कि बंगाल के अंदर क्या सबसे पहले एक तरफ से हम कह सकते हैं कि जमींदारी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, यानी परमानेंट जो सेटलमेंट है वो स्टार्ट की गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर का जो कंट्रोल था सबसे पहले बंगाल के अंदर हुआ था। तो सबसे पहले राइज ऑफ जोतेदार। तो राइज ऑफ जोतेदार के अंदर एक नई कैटेगरी आती है यहाँ पर जिसको हम क्या बोलते हैं, जोतेदार बोलते हैं। अब जोतेदार कौन से, इससे पहले हमने 2 के बारे में पढ़ा था, एक फार्मर्स थे और दूसरे क्या थे, जमींदार थे, यानी जिसको किंग भी कहा जा सकता है या जमींदार भी कहा सकता है, एक एरिया का कंप्लीट थी। लेकिन अब क्या है 18th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते ये हम ये कह सकते हैं कि एक नई कैटेगरी जिसका जिक्र किया गया है फ्रांसीसी बुकानन के द्वारा किया गया। फ्रांसीसी बुकानन सर्वे कर लिए आए थे दिनाजपुर जगह के ऊपर, तो वहाँ उसने सर्वे किया, तो सर्वे के बाद उन्होंने क्या है इसके बारे में लिखा है। तो दिनाजपुर का यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल मिलता है। तो बंगाल के अंदर जो दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पता चला कि जमींदारों के अलावा एक और कैटेगरी थी जो लगातार अमीर होती जा रही थी, जिसकी प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती जा रही थी, जो एक तरह से बड़े किसान होते थे या गांव का कोई मुखिया होता था, जिनका नाम रख दिया गया जोतेदार, जिनको क्या कहा जाता था, जोतेदार कहा जाता है। ये एक तरह से बिग लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े थे, जिनका कंट्रोल होता था एक काफ़ी बड़ी मतलब लैंड के ऊपर, ये कह सकते हैं 1000 एकड़ के ऊपर भी हो सकता है, इतनी लैंड के ऊपर क्या होता है। इसके अलावा ट्रेड वगैरह, उस एरिया के अंदर जो ट्रेड वगैरह होता था उसके ऊपर भी इनका कंट्रोल होता है। अब इनका काम क्या है, जो जमींदार होते थे वो तो क्या रहते थे, शहरों के अंदर रहते थे, क्योंकि कई गांव उसके आते थे 300-400। लेकिन जोतदार जो होता था वो उसी गाँव का होता था, मे बी वो उसी गाँव का आता था, और ज़्यादातर ज़मीन क्या है उसके पास काफ़ी बड़ी संख्या में ज़मीन होती थी। दूसरा वो क्या है उस गाँव के जो लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, जो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, उनको क्या है ब्याज के ऊपर पैसा भी इसके द्वारा दिया जा रहा था, जोतदार के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसलिए क्या है ये जोतदार क्या है एक नई कैटेगरी क्या है स्टार्ट हो जाती है, और ये किसके अलग थे, जमींदारों से अलग थे। अब क्या है काफी बड़ी संख्या में ये क्या करते थे, जब जमींदार का आदमी वगैरह वहाँ पर टैक्स रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने के लिए आता था, तो ये किसी ना किसी तरह से उसके अंदर बैरियर्स लगाते थे, कोई ना कोई एक तरह की अड़चन पैदा कर देते थे कि उनकी जमींदारी जो है वो लेट हो जाए, यानी जमींदार जो पैसा कलेक्ट करने में लेट हो जाए ताकि उसकी जमींदारी छीन ले। और जैसी जमींदारी छीनी जाएगी जो प्रॉपर्टी उसको क्रूक किया जाएगा या उसको नीलाम किया जाएगा, तो क्या है ये जोतदार अपने गाँव की उसी ज़मीन को उनसे ब्रिटिशर गवर्नमेंट से या जमींदार से खरीद लेते थे। तो इस तरह से लगातार क्या है इसके अंदर डेवलप होते जा रहे थे। दूसरे इनके साथ लोग काफ़ी जुड़े हुए थे, क्योंकि वो उसी गाँव का होता था। जो जमींदार होता था वो लोकल लोगों के साथ जुड़ा नहीं होता था, लेकिन इसका इंटरेक्ट क्या होता था उसके साथ ज़्यादा होता था। तो इसलिए वो या तो गांव का मुखिया होता था या उनको टैक्स वगैरह पे उनको क्या लोन वगैरह के ऊपर पैसे देने वाला होता था। इस वजह से जोतेदार के साथ लोग ज़्यादा जुड़े थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये लगातार डेवलप होते चले गए। दूसरा क्या है, जमींदारों के अड़चन के कारण उनको जो प्रॉपर्टी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब जमींदार जो है इनको निकाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि गांव के अंदर जो काफ़ी बड़ी संख्या में जिनको लोन वगैरह की जरूरत होती है उनको यही पे करवा रहे हैं, जिससे उनका रेवेन्यू कुछ हद तक मिल जाता है। तो इसलिए जोतदार लगातार स्ट्रॉन्ग होते चले गए। इनको कई जगह पर हवलदार भी कहा जाता था, कुछ गाँव में, कुछ जगह इनको गारंटीदार भी कहा जाता था, कुछ जगह इनको गांटीदार का नाम दिया गया है। तो इस तरह से क्या है जोतेदार डेवलप होते चले गए। जो बुकानन है उन्होंने भी आपके कॉलम दे रखा है दीनापुर का जो एग्जाम्पल है दिनाजपुर का, उसमें एक बॉक्स के अंदर मतलब उन्होंने बताया है कि इस तरह से ये रिलेटेड होते थे। तो उन्होंने एक चार्ट के फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग बनाया है कि सबसे ऊपर क्या है यहाँ कंपनी का राज है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट किससे जुड़ी होती थी, जमींदार से जुड़ी होती थी। डायरेक्ट क्या होती थी, जमींदार से। अब जमींदार 2 लोगों से जुड़ा होता था, या तो क्या है फार्मर से जुड़ा होता था या वो किससे, जोतेदार से जुड़ा होता था, दोनों है। अब फार्मर्स क्या होते थे, छोटे किसान होते थे जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी या छोटी मोटी भूमि होती थी। इसके अलावा क्या है वो जो जमींदार के द्वारा लैंड दी गई उसके ऊपर रेवेन्यू होते थे। जो बड़े जोतेदार होते थे इसका काम क्या होता था, रेवेन्यू इकट्ठा करना। वो इनसे भी रेवेन्यू लेता था और इनसे भी लेता था, दोनों से लेता था वो।
लेकिन इनके पास क्या होती है, ज़मीन बिल्कुल कम होती थी, ये अपना आजीविका भी मतलब ये कह सकते हैं कि लिवलीहुड भी बिल्कुल मुश्किल से चला पाते थे, जबकि जोतेदार जो होते थे उनके पास काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी होती थी और ये अपना रेवेन्यू भी देते थे। तो इस वजह से ज़मींदार इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। दूसरा, ये जोतेदार के पास पैसा, इनकम ज़्यादा होगी, लैंड ज़्यादा है, तो ये इनको लोन के रूप में भी पैसे देते थे। इससे इनका प्रेशर इनके ऊपर बढ़ता गया और ये इनसे क्या है, जिनको सिकाही रैत भी फार्मर भी कहते हैं, यानी उनसे क्या है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कह सकते हैं या पार्टीशन के ऊपर, बांटेदारी जिसको कहा गया है, यानी एक हिस्सा दे करके क्या है, 10 में से 10वां हिस्सा या कोई भी 6th या 5th जो भी है वो पार्ट दे करके इनसे खेती बाड़ी करवाते थे, अपना काम करवाते थे। तो इस तरह से क्या है, ये सिस्टम के बारे में किसने बताया, फ्रांसीसी बुकानन ने कराया। जमींदार क्या होता था, जमींदार का काम होता था कंपनी द्वारा जो लगाया गया रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करता था, वो चाहे फार्मर्स के पास हो चाहे जोतेदार के पास हो, सभी के पास उसका काम क्या है, इसको कलेक्ट करने का होता है। इन दोनों से जो फार्मर्स होते थे वो खेती करते थे और जो जोतेदार होते थे वो थोड़ी बहुत हो सकता है खुद करवाते हो, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा गया अपना बटाई के ऊपर, एक पार्ट के ऊपर, एक हिस्से के ऊपर देते थे, जिससे वो दूसरे जो फार्मर्स होते थे जिनको रैयत कहा जाता था उनसे वो खेती-बाड़ी करवाते थे। तो इस तरह से इस सेंचुरी के अंदर क्या है, जोतेदार का उदय हुआ और वो धीरे धीरे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए। अब क्या है नेक्स्ट, अब क्या है, इन जोतेदारों के स्ट्रॉन्ग होने से किनको लॉस था, जमींदारों को लॉस था, लेकिन फिर भी जमींदारों ने अपने आप को रेसिस्ट कराया, अपने आप को बचा लिया। कैसे बचाया, तो उसके ऊपर आपने पढ़ा है कि कंपनी भी रेवेन्यू लगातार बढ़ाती जा रही थी, प्रेशर भी डाल रही थी, उनको नीलाम भी कर रही थी प्रॉपर्टी को, लेकिन फिर भी जमींदारों ने बचाया। तो इसके क्या, किस तरह से इन्होंने बचाया, सबसे पहला दे रखा था कि काफ़ी जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा पार्ट अपनी मदर के नाम कर दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंदर भी ये एक तरह का रूल बनाया गया था कि जो लेडीज़ के नाम कोई प्रॉपर्टी होती थी उसको नीलाम नहीं किया जा सकता था। वो प्रॉपर्टी अगर वो रेवेन्यू नहीं भी दे पाती है तो भी वो प्रॉपर्टी उसी के पास रहेगी। तो जमींदारों ने क्या है, अपना एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अपनी मदर्स के नाम करवा दिया था, जिसके कारण ताकि उसकी क्या है, नीलामी ना हो उसके। दूसरा जो पार्ट अब बचती है उनके पास, अब जो उनके पास बचती है, जब भी उसकी क्या है, नीलामी होती थी, जब भी उसको क्रू किया जाता था, नीलामी होती थी, तो उन्हीं के द्वारा भेजे गए कोई एजेंट क्या है उस नीलामी में बोलियां लगाते थे, काफ़ी ऊंची बोली लगा देते, ताकि जो दूसरा बाहर से है वो छोड़ करके चला जाता था। अब उसने क्या बोली लगाई है, उसी के एजेंट ने, वो इतनी बड़ी बोली लगा देता था कि दूसरा नहीं खरीद पाता था। अब वो बोली लगाने वाला क्या पेमेंट नहीं देता था, वो क्या नहीं देता था, पेमेंट दे देता था। इसके कारण ये दोबारा उसको बोली लगवानी, नीलामी करनी पड़ती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, फिर दोबारा बुलाए जाते, फिर उसका कोई दूसरा एजेंट आकर के या कोई सर्वेंट आकर के बोली को क्या है इतना ऊपर कर जाता था कि दूसरा उसको खरीद नहीं पाता था, और वो भी क्या है इस तरह से पैसे देने से इनकार कर देता था, मना कर देता था। तो इस तरह से बार बार बोली लगवाने के कारण ब्रिटिश ऑफिसर भी क्या हो जाते थे, तंग हो जाते थे, और अंत में वो उसी जमींदार के पास बिल्कुल कम कीमत के ऊपर वही ज़मीन छोड़ देते थे, जिसका एक काफ़ी बड़ा हिस्से का भुगतान किया जमींदारों द्वारा नहीं किया जाता था। तो कहने का मतलब है उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए दूसरा तरीका चुनकर, एक तरीका क्या है अपनी मदर वगैरह के नाम कर दिया, दूसरा क्या है उन्होंने अपने एजेंट को भेज दिया, तीसरा क्या है कई बार बोली में 95% से ज़्यादा ही उन्हीं के मेंबर होते थे, यानी वो बोली को इतना बढ़ाते ही नहीं थे कि वो क्या है इतना ऊपर जाए। तो इस तरह से भी जमींदारों ने अपने आप को बचाया। थर्ड क्या है, कई बार मान लो बाहर के किसी व्यक्ति ने खरीद भी लिया या इस तरह की क्या है जमींदारी उसको मिल भी जाती, तो जमींदार के पास क्या होते थे, लठैत होते थे। मैंने पहले बताया जो लाठी वगैरह खुद के ट्रूप्स की तरह ही होते थे, जो लाठी वगैरह रखते थे वो उनके साथ लड़ाइयाँ करके मार करके उनको क्या है भगा देते थे, जिसके कारण भी उनकी जिम्मेदारी लगभग बच जाती थी। अगला रीजन, उन्होंने अपने आप को क्या है विलेजेस के साथ भी जोड़ना स्टार्ट कर दिया गया था, रैयत के साथ भी जोड़ना था। कई जगह तो ऐसा था कि उन जमींदारों को गॉड के बराबर, भगवान के बराबर माना जाता है, या अपना मालिक वो क्या है किसान उनको मानते थे, जिस वजह से क्या है वो किसी दूसरे को क्या नहीं करना चाहते थे, जमींदारी सिस्टम नहीं देना चाहते थे। तो इसलिए भी क्या है जमींदार लगातार बसते चले गए। तो ये जमींदार के रेसिस्ट के 3 या 4 पॉइंट्स बताए हैं जो आपके हैं अलग अलग इसके अंदर लिख सकते हो। अगर कंप्लीट रैयतवाड़ी या परमानेंट सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाए तो परमानेंट सिस्टम के पार्ट्स में आ जाएगा। अगर क्या है जमींदारी रेसिस्ट के बारे में 3 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाए तो ये 3 या 4 पॉइंट्स आपको राइट करने होते हैं। अब ये 5th पॉइंट, यहाँ तक जो क्या है जमींदारों ने अपने आप को बचाया। अब इसके अंदर एक पार्ट और आता है 5th रिपोर्ट। इसके ऊपर या तो कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है 5 मार्क्स के अंदर, या 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, या इसके साथ जुड़ करके 8 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। 5th रिपोर्ट इसलिए इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। 5th रिपोर्ट क्या है 1813 के अंदर क्या है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर दी गई थी, पेश की गई थी। अब ये 15th रिपोर्ट क्या थी? 15th रिपोर्ट क्या है? इट इज़ ए रिपोर्ट
ऑफ, ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी एक ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक्टिविटीज़ की या उसके एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट थी, जो कहाँ कब पेश की गई थी, 1813 के अंदर, कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर क्यों की गई थी? आपने देखा है कि 90 से लेकर के या 93 के अंदर आया था वैसे तो ये, लेकिन 90 से ही सिचुएशन थी, 1810 तक हम मान सकते हैं। वैसे 10 से पहले ही रिपोर्ट के बारे में कहा जाने लगा था कि काफ़ी बार क्या है, ज़मीन को क्रुक किया गया, नीलामियाँ की गई, लेकिन फिर भी रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बढ़ा था, उसके कारण ये रिपोर्ट दी गई थी। अब क्या रिपोर्ट का रीज़न क्या था, पीछे का रीज़न क्या था, बैक चलते हैं। इस तरह की पहले भी रिपोर्ट क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट में दी जाने लगी थी। 1760 के अंदर ब्रिटिशियर क्या है, मेनली इंडिया के अंदर आए हैं। 1760 के अंदर बंगाल की अंदर आ चुके थे। अब ये जैसे ही वहाँ पर आए तो एक ही कंपनी को क्या दिया गया, यहाँ पर ट्रेड करने का राइट दिया गया, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ तक, वो क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी थी प्राइवेट कंपनी को, जिसको ट्रेड की परमिशन मिली थी, किसके द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। अब ये ट्रेड करने इंडिया के अंदर आई थी, तो यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। अब इन्होंने बंगाल का पूरा रास्ता अपने कंट्रोल में कर लिया था, रेवेन्यू सिस्टम कंट्रोल आए, ट्रेड के लिए रेवेन्यू सिस्टम कर लिया। लेकिन जैसे ही इन्होंने कंट्रोल किया तो ब्रिटिश के अंदर जो दूसरे ट्रेडर्स थे, दूसरे व्यापारी थे, वो क्या हो जाते, इनके अगेंस्ट हो जाते। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करे, पूरे इंडिया के इस पार्ट के ऊपर कंट्रोल करे, उस ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करे। इसलिए वो भी यहां पर इंडिया के अंदर और चीन के अंदर, दोनों के अंदर सेम सिचुएशन चल रही थी। दोनों के ऊपर क्या है, मोनार्ची सिस्टम, एक तरह से क्या है, मोनोपोली पावर थी, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी एकाधिकार था, कोई दूसरा यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकता था। तो इसलिए क्या है, वो इनके अगेंस्ट थे और वो चाहते थे कि इनको किसी ना किसी तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट से इस लॉ को क्या करवा दिया जाए, खत्म करवा दिया जाए, रद्द करवा दिया जाए कि इन एरिया के ऊपर राइट सिर्फ और सिर्फ किसका है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। जैसे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको रद्द कर देगी तो उनको क्या मिल जाएगी, ट्रेड करने की छूट मिल जाएगी। इसलिए वो बार बार क्या, पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की अपील्स कर रहे थे बार बार। तो इसके लिए बैटर चलाने के लिए बार बार क्या है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा या हम ये कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ की जो है उनके द्वारा क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी से रिपोर्ट मांगेगी। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स पहले भी दी थी, लेकिन ये 1813 के अंदर पार्लियामेंट में पेश की गई। इस रिपोर्ट का नाम था 5th रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट वहाँ पर पेश की गई, इसमें क्या है 1002 पेजेस के आसपास की रिपोर्ट बताते हैं, काफ़ी बड़ी रिपोर्ट है, इसलिए फेमस भी है। लेकिन इसमें क्या है, 800 पेज किसके बारे में थे, अपेंडेमिक्स के बारे में थे, जो जमींदारों के लेकर के थी, वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह थे, रैत की जो एप्लीकेशंस होती थी उनके बारे में थे, यानी इनसे भरे हुए थे। किसी फार्मर्स ने कोई एप्लीकेशन दिया, किसी जमींदार ने नीलामी को लेकर के एप्लीकेशन दिया, किसी जमींदार ने क्या है अपनी जो ज़मीन वगैरह वो छीने जाने को लेकर एप्लीकेशन दिया, ऑफिसर्स की एप्लीकेशंस वगैरह थी। इसके अलावा जो दूसरे ऑफिसर्स होते थे, जो सेंटर लेवल, ट्रेड लेवल या किसी दूसरे से जुड़े होते थे, या ये कह सकते हैं ब्लॉक से जुड़े थे, डिस्ट्रिक्ट से जुड़े थे, उनकी एप्लीकेशन थी। तो ज़्यादातर क्या है, उनकी एप्लीकेशंस वगैरह ये बातें उसके अंदर 800 पेजेस के आसपास थी। तो ये क्या पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स भी हुआ। और ये डिबेट्स क्या है, मेनली जो नॉर्मल दूसरे ट्रेडर्स थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या है इसके अंदर बताया, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे वो ज़्यादातर क्या है इसको मोनोपोली पावर को क्या करना चाहते थे, ख़त्म करना चाहते थे। किसकी मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पावर को। अब वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो 5th रिपोर्ट आती है तो वो अपनी रिपोर्ट में पार्लियामेंट में बताती है कि किस तरह से जमींदार रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं, रेवेन्यू को बचाते हैं, या रेवेन्यू के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, या किस तरह से उनको ये परमानेंट जो सेटलमेंट वहाँ पर स्टार्ट की गई है उसके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन हमें कंप्लीटली बिना किसी क्रिटिसिज्म के या क्या इसको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय भी ब्रिटिश के अंदर काफ़ी ग्रीड और ये कह सकते हैं कि कंजप्शन वगैरह था कंपनी के अंदर, करप्शन भी दूसरी बात कर सकते हैं, करप्शन भी था। क्यों? क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जो ऑफिसर्स होते थे वो इंडिया से क्या है एक बड़ा बेनिफिट लेकर के ब्रिटेन में सेटल होना चाहते थे, मतलब वहीं, क्योंकि उनको पता था कि जिन भी ऑफिसर्स को क्या इंडिया भेजा जा रहा है वो काफ़ी बड़ी संख्या में अच्छा खासा पैसा कमा करके क्या है वहाँ पर जाएगा। इसमें एक आपके बॉक्स में एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे कि 28 लाख की जो लगभग सिक्के कहा गए हैं, या हम रुपीज़ भी कह सकते हैं, कि इतनी
प्रॉपर्टी को 17 लाख के आसपास बेचा गया। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल नेक्स्ट ईयर का दिया गया जिसमें भी क्या है 30 के आसपास क्यों 50, कहने का मतलब है कि 50% के दामों में क्या है उनको बेचा जाता था। और इसके अलावा जितनी भी नीलामियां या क्रुक्स वगैरह की नीलामियां की जाती थी प्रॉपर्टी क्रुक, उसमें से 15% क्या होती थी, फर्जियां होती थी। तो इसके अलावा क्या है ऑफिसर्स वगैरह भी क्या है काफ़ी ग्रेडी होते, वो पैसे लेकर के भी नीलामियों को कैंसिल करवा देते थे, या इस तरह की बातें भी आती थी जो जमींदारों वगैरह से गिफ्ट लेकर के इनको कैंसिल करवा देते। अगला, क्योंकि उनके अंदर करप्शन काफ़ी मात्रा में उस टाइम भी पाया गया है कि उस टाइम क्या था, इसमें करप्शन था। इसके अलावा क्या है जो रिपोर्ट दी गई है वो ज़्यादातर किसके द्वारा की है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट्स में ये कहना कि सारी की सारी बातें सच्चाई के ऊपर थी, ये भी क्या है जरूरी नहीं है। तो इस तरह से ये 5th रिपोर्ट के बारे में बताया गया है जो 1813 के अंदर क्या है वहां पर पेश की गई। इसके बाद जो सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम था उसको खत्म करके कोई दूसरा सिस्टम सेटअप करने की बात की गई थी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका टॉपिक था बंगाल एंड जमींदार, जिसके अंदर ये 6 पॉइंट को क्या है एक्सप्लेन करना है जो मेनली डायरेक्ट रूप से किससे जुड़े हुए हैं, परमानेंट सेटलमेंट से जुड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।